प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने 3 स्कीम्स लॉन्च किया है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई स्कीम आएगा इनके तरफ से तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि ये 3 स्कीम्स कौन कौन से हैं, किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या मैं इस तरह के स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के टॉपिक पे आते हैं। तो जियो ब्लैक रॉक ना 3 स्कीम्स, ठीक है। तो ये स्कीम जो ऑल 3 स्कीम्स हैं वो डेट स्कीम्स है, ठीक है। अभी तक उन्होंने इक्विटी या हाइब्रिड स्कीम्स लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। तो डेट स्कीम में जो नंबर 1 स्कीम है वो है ओवरनाइट फंड, ठीक है। ओवरनाइट फंड का मतलब ये हुआ कि ये फंड्स उस तरह के बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे या इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे रादर, जिनका मैच्योरिटी या फिर रेसिडुअल मैच्योरिटी सिर्फ 1 दिन का होता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना है तो ओवरनाइट फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे एग्जिट लोड 0 होता है मोस्टली, ठीक है, और लो रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। लेकिन हाँ, मतलब 1 दिन का मैच्योरिटी इस तरह का अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न भी आपको उसी तरह का एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन अभी जैसे इंटरेस्ट रेट कट हुआ है इंडिया में ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा आपको ज़्यादा दिख रहा है ना, 6% के आसपास का। मतलब जो पहले के जो ओवरनाइट फंड्स हैं उनका अगर आप रिटर्न्स चेक करेंगे तो लास्ट 1 ईयर का मैं बता रहा हूँ 6% के आसपास, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। आने वाले समय में शायद इतना ज़्यादा रिटर्न ना आए, मोस्टली ना 4-5% के आसपास का रिटर्न आइडियली हमें सोच कर चलना चाहिए। क्योंकि देखिए ये कॉम्पीट किसे कर रहा है ना, ये कर रहा है सेविंग्स अकाउंट। तो आपको पता है ना, जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं सेविंग्स अकाउंट तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे हैं। पहले ही बहुत कम था और तेज़ी से घटा रहे हैं। वहाँ पे इसका कंपटीशन, इसको इस तरह से देखें, ठीक है, क्योंकि वहीं पे सुटेबल होगा। मतलब इसको आप लॉन्ग टर्म के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ओवरनाइट फंड है उनका। उसके बाद सेकंड फंड जो कि एनएफओ में चल रहा है फिलहाल, वो है लिक्विड फंड, ठीक है। लिक्विड फंड में उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिसका रेसिडुअल मैच्योरिटी 91 डेज़ का ही होता है, ठीक है। तो 91 डेज़ या उससे कम, तो ये भी शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है। जैसे ओवरनाइट फंड मैंने बताया ना, कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट और एग्जिट लोड भी 0, कभी भी इन्वेस्ट करें कभी भी निकाल लें। लिक्विड फंड्स में ना कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मे बी अप टू 6 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ भी रिटर्न जो है ऑफकोर्स उसी तरह से आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए ना। जैसे देखिए, जब भी आप बैंक का एफडी के साथ कंपेयर करें ना, तो आपको ये देखना होगा कि भाई जो एफडी करने जा रहे हैं, जैसे लिक्विड फंड मैं बोल रहा हूँ कि 6 मंथ्स के आसपास का होराइजन के साथ कुछ मंथ का इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे आपको एफडी का जो इंटरेस्ट रेट देखेंगे 6 मंथ्स का ही देखना होगा। ऐसा नहीं कि आप 5 ईयर का एफडी का इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे लिक्विड फंड के रिटर्न के साथ, वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह से मैंने आपको बताया ओवरनाइट फंड, तो उसका बैंक के सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेरिजन ऐसे करें तब आप सही कंपेरिजन कर पाएंगे, ठीक है। लिक्विड फंड में देखिए अनफॉर्चुनेटली पहले तो नहीं होता था, लेकिन लिक्विड फंड में अब एग्जिट लोड आ गया है ना। तो यहाँ 6 डेज़ तक का एग्जिट लोड होता है लिक्विड फंड में, हमेशा याद रखें। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट डे अगर आप निकालते हैं ना तो 0.0070% का एग्जिट लोड लगता है। ये जानना जरूरी है ये सब, ठीक है। कुछ लोग को लगता है कि लिक्विड फंड है तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। सेकेंड डे अगर निकालते हैं तो 0.0065%, थर्ड डे में आपको 0.0060%, फोर्थ डे में 0.0055%, फिफ्थ डे में 0.0050% और सिक्स्थ डे में 0.0045%, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे तो ऑफकोर्स एग्जिट लोड नहीं लगता है। अभी अगर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स को देखेंगे ना, लिक्विड फंड्स को, तो अबाउट 7% के आसपास का रिटर्न जनरेट हो रहा है लास्ट 1 ईयर का। लेकिन अगेन इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, ठीक है, ज़्यादा था, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इसका एडवांटेज मिलता है डेट को, ठीक है। इसीलिए आपको इस तरह का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रफली आने वाले समय में 5 to 6%, ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड है ना, किसी तरह की कोई गारंटी नहीं होती है, बस मैं रफली एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि रफली 5 to 6% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ, ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहिए अगर किसी को करना है तब। अगेन शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है। थर्ड फंड है मनी मार्केट फंड, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे मैच्योरिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ओवरनाइट फंड ना सिर्फ 1 दिन के रेसिडुअल मैच्योरिटी के पेपर्स में इन्वेस्ट करता है। लिक्विड फंड 91 डेज़ के वैसे पेपर्स में इन्वेस्ट करता है जिसका रेसिडुअल मैच्योरिटी 91 डेज़ है। जो मनी मार्केट के फंड्स हैं वो वैसे
पेपर्स में इन्वेस्ट करेंगे, डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिसका रेसिडुअल मैच्योरिटी 1 ईयर तक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ऊपर जा रहे हैं तो आपका रिटर्न्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। वहाँ पे लास्ट 1 ईयर ओवरनाइट अबाउट 6% दिख रहा है, लिक्विड फंड का अबाउट 7% के आसपास दिख रहा है। ओवर और मनी मार्केट फंड का अगर रिटर्न देखेंगे, फिलहाल का रिटर्न लास्ट 1 ईयर का, तो अबाउट 8% के आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन फ्यूचर में इस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करना शायद सही नहीं हो, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम हो चुका है। बट हाँ, रफली 6 to 7% के आसपास, सभी कुछ रफली मैं बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता क्या होगा ना, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे रिटर्न्स डिपेंड करता है। इस तरह का रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ अब यहाँ पे है, यहाँ भी मतलब मनी मार्केट फंड में भी एग्जिट लोड 0 है, ठीक है। बहुत सरप्राइजिंग आपको लगेगा, लेकिन लिक्विड फंड में एग्जिट लोड है, ठीक है, ओवरनाइट फंड में नहीं है। और ज़्यादातर आजकल तो कुछ इक्विटी फंड्स भी आने लगे हैं ना, खासकर इंडेक्स फंड जहाँ के एग्जिट लोड 0 कर दिया गया है, लेकिन लिक्विड फंड में एग्जिट लोड है। हाँ, तो एनी हाउ देखिए, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि ये सब हैं भाई, अगर आपके लिए सूटेबल है तो मोस्टली सब कुछ शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है, कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट, कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके लिए फिलहाल रिलायंस की तरफ से। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ऑफ कोर्स जियो ब्लैक रॉक जो है कंपनी, वो धीरे धीरे ला रहा है। इन्होंने 1 डे से स्टार्ट किया है ना, सबसे कम रिस्क, उसका धीरे धीरे रिस्क बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मोस्टली कुछ और डेट फंड्स लाएंगे अभी भी, जैसे ना अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बहुत सारा कैटेगरीज है ना, मोस्टली वो लाएंगे। उसके बाद हाइब्रिड फंड में आना शुरू करेंगे, हाइब्रिड फंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और उसके बाद ऑफकोर्स इक्विटी भी लाएंगे, ठीक है। तो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ज़्यादातर मोस्टली देखते हैं क्या करते हैं, फंड्स यहाँ पे आ जाएंगे, और जैसे जैसे आएगा मैं आपको अपडेट भी करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो देखिए, मैं तो जो हमेशा मेंटेन करता हूँ वही बोलूँगा, ठीक है। अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता है किसी भी डेट पेपर्स में या किसी भी म्यूचुअल फंड में, डेट या इक्विटी, तो मैं जनरली जो पुराने वाले फंड्स हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है ना, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, ठीक है। डेट में तो आप उतना नहीं जाओगे, लेकिन हाँ जनरली मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ, पुराने वाले फंड जो कि ठीक ठाक कर रहे हैं, सालों से ठीक ठाक कर रहे हैं, वहीं पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। और जो भी NFOs आता है मोस्टली मेरा ये मानना है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, ठीक ठाक रिटर्न दे रहे हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कोर्स उधर ही जाना चाहिए, ठीक है। और जो नए प्लेयर्स हैं, कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, आइडियली हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन थोड़ा टाइम देकर देखना चाहिए कैसा हो परफॉर्मेंस आता है, ठीक है। अगर जिस तरह के प्लेयर्स हैं उसी तरह का रिटर्न आ रहा है या उससे कम आ रहा है, मान लीजिए, तब तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, अगर उनसे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है कुछ पीरियड में कंसिस्टेंटली, अगर इस तरह का आ रहा है, तब तो बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा। जब भी आप किसी भी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो बहुत सारा रिस्क होता है, किसी भी डेट फंड में भी, ठीक है। इक्विटी में तो होता ही है, डेट में भी रिस्क होता है, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ इक्विटी मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन डेट फंड्स के अलग रिस्क हैं। लेकिन 2 रिस्क हैं जो कि हमेशा आप डेट फंड्स में ज़रूर चेक करें। एक तो क्रेडिट रिस्क है, ठीक है, उसी तरह के ना इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें जिसका क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा है। जैसे 1 साल से कम का अगर वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे आपको A1+ देखने को मिलेगा। A1 वो हाईएस्ट रेटिंग होता है, ठीक है। वहाँ पे AAA का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, AAA AA+ नहीं, वहाँ पे A1 या A1+ आपको देखने को मिलेगा, वो टॉप रेटिंग है। वो देखें कि भाई वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग कैसा है। और अगर 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑफकोर्स AAA AA+ वहाँ पे जाना चाहिए, जिसका भी क्रेडिट रेटिंग AAA, म्यूचुअल फंड स्कीम की बात बोल रहा हूँ, डेट म्यूचुअल फंड स्कीम, वो देख लें कि भाई AAA है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर AA+ से नीचे ना हो, ठीक है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ये देखें, थोड़ा बहुत है तो चलता है, ज़्यादा ना हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो नीचे क्रेडिट रेटिंग है ना, BBB वाले, वहाँ तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी भी डेट में इन्वेस्टमेंट करने जाएँ, क्रेडिट रेटिंग, इवन बॉन्ड्स पे भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आजकल आपको पता है ना, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बॉन्ड्स वाले प्लेटफॉर्म हैं, आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा देंगे ना। बैंक FD का तो लगातार गिर रहा है रेट, अब लोग परेशान हैं कि भाई कहाँ जाएं, ठीक है। तब वहाँ पे थोड़े ज़्यादा रिटर्न के लालच में वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ भी समझौता कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और बाद में कहेंगे पैसा डूब गया, ठीक है। तो बी केयरफुल, क्रेडिट रेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। कोई भी चीज़ अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, उसका मतलब है कि रिस्क ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि रिस्क नहीं है, तो सिर्फ इसका मतलब ये है कि आप उस रिस्क को नहीं जानते हैं, आपको इतनी समझ नहीं है कि आप समझ सकें कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में रिस्क कितना ज़्यादा है। हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। ज़्यादा रिस्क
अगर आप ले रहे हैं डेट में तो ज़्यादा मतलब नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो या तो आपका पैसा ही पूरी तरह से प्रॉब्लम में पड़ जाएगा या फिर पैसा मिलने में काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। क्रेडिट रेटिंग नंबर 1। सेकंड है इंटरेस्ट रेट रिस्क। किसी भी तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क होता ही है। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आप मैच्योरिटी प्रोफाइल कम करेंगे ना तो इंटरेस्ट रेट रिस्क काफ़ी कम होता है। लेकिन ओवरनाइट फंड एक दिन में मैच्योर हो रहा है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। ठीक है, बहुत बहुत कम है। उसी तरह से लिक्विड फंड 91 डेज़ का मैच्योरिटी, यहाँ भी इंटरेस्ट रेट रिस्क है लेकिन बहुत कम है। जैसे जैसे आप मैच्योरिटी बढ़ाते जाएंगे ना, ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखें। ठीक है, तो इंडिया में इंटरेस्ट रेट अभी नीचे जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से डेट फंड्स में कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन आइडियली हमें नहीं करना चाहिए, बट हाँ थोड़ा बहुत रिटर्न तो बिल्कुल मिलता रहेगा, जो कि मिलता है क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट होता है ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट के कारण ऑफकोर्स हमें थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता रहेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।